नमस्कार, मैं रविश कुमार। तमाम आलोचनाओं के बाद भी ना तो हिंदू मुस्लिम डिबेट में कमी आई है और ना ही ऐसी घटनाओं में एक तरफा जोर लगाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है और फिर उसे दो तरफा बनाने की कोशिश होती है ताकि एक तरफा वालों को बचाया जा सके। कानून से तो कुछ भी नहीं रुक रहा। सारी कोशिश बहस में घेरने और बचाने की है, जिससे समाज में तापमान बना रहे और लोगों का टाइम कट जाए। बेरोजगारों की फौज त्योहारों के नाम पर बनाई जा रही जुलूस में ठेल दी जा रही है। डीजे संगीत की धुनों पर वह थिरक रहा है और हवा में बंदूकें लहरा रहा है, तलवारें भाज रहा है। जो नौकरी मांगने वाले युवा हैं उनसे कहा जा रहा है कि स्वरोजगार कीजिए, लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र की हकीकत भी नहीं बताई जाती, न दिखाई जाती है। भारत में जितने लोग काम करते हैं उसका आधा हिस्सा स्वरोजगार के क्षेत्र से जुड़ा है, मगर यहां तो कमाई नहीं बढ़ रही है, उल्टा 3 साल पहले जो कमाई थी उससे भी कम हो गई है। अगर यह अध्ययन सही है तो इस देश की स्थिति कितनी भयावह है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब इसलिए हो रहा होगा ताकि लोगों का ध्यान उनकी घटती हुई कमाई से हटाया जा सके। हिंदू बिजनेस लाइन में अर्थशास्त्री जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने बताया है कि शहरों में स्वरोजगार के क्षेत्र में जिन्हें काम मिला है उनकी हालत और भी खराब हुई है। अप्रैल से जून 2019 के बीच इनकी कमाई जितनी हुआ करती थी, जून 2022 में उससे भी काफी कम हो गई। ये इतना ही कमा पा रहे हैं जिससे कि बस जी सकें। अब इस दौरान बढ़ी हुई महंगाई को जोड़ लीजिए तो धर्म की रक्षा के नाम पर सांप्रदायिक आग में झोंक दिए गए समाज की हालत भीतर से कितनी जर्जर हो चुकी होगी। इस लेख में कहा गया है कि छोटे छोटे दुकानदारों की कमाई का बड़ा हिस्सा अधिकारियों को घूस देने में भी जाता है। इन्हें लोन भी मुश्किल से मिलता है। सोचिए, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे करोड़ों भारतीयों की आर्थिक हालत का हाल। 3 साल से उनकी कमाई नहीं बढ़ रही बल्कि गिरती जा रही। इसलिए इन्हें आईपीएल का मैच दिखाने के लिए सस्ती दरों पर इंटरनेट दिया जा रहा है ताकि यह जनता जुलूस से लौटकर मैच में भटक जाए। अपनी आर्थिक हालत की चिंता करने का उसे वक्त ही ना मिले। स्वरोजगार का इतना ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन वहां भी कमाई न्यूनतम से भी न्यूनतम है। जयति घोष और सीपी चंद्रशेखर ने बताया है कि ये लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते। यहां भी इनके पास विकल्प नहीं है। काम में रिस्क ज्यादा है मगर कमाई बहुत कम है। गांव में तो स्वरोजगार वालों की हालत और भी खराब है। एक तो पहले ही शहरों से कम पैसा मिलता है, लेकिन इस पर भी उनकी कमाई घट गई है। अगर आप इस बहस को स्त्री और पुरुष के हिसाब से देखना चाहते हैं तो शहरों और गांवों में मर्द जितना कमाते हैं, औरतें उनसे 42 से लेकर 45% कम कमाती हैं, कम मजदूरी दी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि किस तरह से खून चूसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। अगर काम करने वाली आबादी का इतना बड़ा हिस्सा मामूली कमा रहा है तो फिर वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसके उछलने कूदने और आसमान में उड़ान भरने का दावा किया जा रहा है। अगर हमारा प्रदर्शन इतना शानदार है तो लोग इतनी खराब आर्थिक जिंदगी क्यों जी रहे हैं। जो निम्न मध्यम वर्ग है उसकी कमर टूट गई है, जो मध्यम वर्ग है उसकी जुबान चली गई है। होम लोन पर ब्याज दर बढ़ता ही जा रहा है। इस समय 8.5 से 9% तक ब्याज हो गया है। जिन्होंने 50 लाख का लोन लिया है उन्हें हर महीने 5 से 6 हजार ईएमआई अधिक देनी पड़ रही होगी। कई बार लोन चुकाने के बदले लोग साल बढ़वा ले रहे हैं। जिनका लोन 20 साल में चुकना था उनका अब 38 साल में चुकेगा। भारत के होम लोन क्लास ने अपने इस दर्द को छिपा लिया है, या उसे पता चल गया है कि पहले की तरह पब्लिक में बोलने पर उसका अपना ही क्लास उस पर हमला बोल देगा, इसलिए अब वो चुप रहता है। इस समाज को समझना बहुत मुश्किल है। यह वो समाज है जो एंटी मुस्लिम दंगों पर भी चुप रह जाता है, भाषणों को भी पचा लेता है और अपनी जेब से जाती हुई कमाई को भी अनदेखा कर देता है। मेरा नाम कार्तिक कुमार है। मेरे पापा की फैक्ट्री है कार्तिक एंटरप्राइजेस के नाम से, और सरकार ने जो ईएमआई के प्राइस बढ़ा दिए हैं, रेट बढ़ा दिए हैं,
उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे। हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने की सोचते हैं तो उसमें हमें बहुत बार सोचना पड़ता है ख़रीदने से पहले। तो जो सरकार ने EMI के पैसे बढ़ाए हैं उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ को ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इसका टैक्स लोगों पे बढ़ा दिया है, इसकी जो बोझ है हमारे पे और बढ़ता जाएगा। आज दिन प्रतिदिन काम बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, लेबर स्टाफ इतनी है कि उनके खर्चे निकालने में भारी है। और ये कोरोना टाइम से जो दुकानदार माल झेल रहे हैं, इसकी मार हमें आगे और पड़ने वाली है। हम ये चाहते हैं मोदी साहब से कि इसका थोड़ा टैक्स कम किया जाए, जिससे लोग आगे बढ़कर आपकी थोड़ा प्रचार भी करें आने वाले टाइम में और ये कह सकें कि आपने लोगों का बोझ कम कर दिया। अमूल डेयरी का हाल ले लीजिए। जुलाई 2021 से अब तक 5 बार दाम बढ़े। 2022 में 3 बार दाम बढ़े। इस साल फरवरी में अमूल डेयरी ने दूध के अधिकतर वैरायटी के दामों में 3 रुपए की वृद्धि कर दी। हाल ही में गुजरात में भी 2 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर दूध 54 रुपए का आता है। इस पर कोई बहस नहीं कि आपकी कमाई ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहस की जरूरत नहीं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है तो हमारे सीनियर सिटीजन को रेल किराए में मिलने वाली छूट क्यों बंद कर दी गई है? 1667 करोड़ की सब्सिडी क्या इतनी बड़ी रकम है कि सरकार इसका बोझ नहीं उठा सकती? अब तो संसद की स्थायी समिति ने भी कह दिया है कि सीनियर सिटीजन को फिर से यह छूट मिलनी चाहिए। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष तो बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन सिंह हैं। राधा मोहन सिंह को भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग करनी चाहिए कि मोदी सरकार सीनियर सिटीजन को फिर से यह सुविधा दे दे। संसद की स्थायी समिति का सुझाव है। इन बातों पर जोशीला भाषण नहीं मिलेगा, इसलिए जोशीला भाषण देने के लिए इशारों में और साफ साफ तरीके से एंटी मुस्लिम तापमान चढ़ाया जाता है ताकि लगे कि नेताजी रक्षक हैं। बात जब आर्थिक असुरक्षा की आती है तो धर्म के रक्षक बने नेताजी जवाब नहीं दे पाते हैं। उनके साथ मिडिल क्लास भी चुप हो जाता है। 4 साल पहले करीब 495 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने वाले आज 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदने का दर्द किसी को नहीं बताते हैं। धर्म का धारण करने वाले घर नहीं चला पा रहे हैं, मगर धर्म की रक्षा के नाम पर कम उम्र के नौजवानों को हिंसा के लिए तैयार किया जा रहा है। अक्सर ऐसी जुलूस में कोचिंग क्लास के बच्चे आपको नहीं दिखेंगे। आम गरीबों के और निम्न मध्यम वर्गीय क्लास के लड़के इन जुलूस में गर्व से सीना फुलाते हुए दिख जाएंगे। यह भी कोचिंग क्लास वाले मिडिल क्लास की चतुराई है। लेकिन अपने हिसाब की डायरी पलटकर देख लीजिएगा कि 3 साल पहले आटा 27 से 28 रुपए किलो मिला करता था, आज 40 रुपए किलो हो गया है। 3 साल पहले 1 लीटर मूंगफली का तेल 125 रुपए का मिलता था। बिग बास्केट पर 1 लीटर मूंगफली तेल अब 255 रुपए का बताया जा रहा है। 3 साल पहले सरसों के तेल का औसत दाम 132 रुपए प्रति किलो था। आज की तारीख में बिग बास्केट पर फॉर्चून कच्ची घानी सरसों का तेल 204 रुपए का बताया जा रहा है। एक तरफ अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि जनवरी मार्च के बीच 10,000 लोगों ने BMW कार और मोटरसाइकिल की बुकिंग करा ली। तो क्या इसे हम देश की आर्थिक सच्चाई समझ लें? कुछ लोगों की कमाई तो हमेशा ही बढ़ती है, क्या आपकी भी उस तादाद में बढ़ रही है? कुछ भी ठप नहीं हुआ है, लेकिन क्या बढ़ोतरी हो रही है? अब तो आप यह भी बताने लायक नहीं बचे हैं कि शिक्षा का खर्च और कोचिंग का खर्च अलग है या एक ही है। सरकार इतिहास बदलना चाहती है और आप हैं कि स्कूल भेजने के बाद भी कोचिंग पर और ट्यूशन पर लाखों रुपए फूंक रहे हैं। प्रचार करने वाले मैनेजरों ने नेताओं और सरकारों को समझा दिया है कि नंबर जितने बड़े होंगे कामयाबी उतनी बड़ी दिखेगी। तो जिसमें बड़े बड़े नंबर होते हैं उसी का प्रचार ज्यादा कीजिए। आप पर कितना कर्जा बढ़ा है इसका प्रचार मत कीजिए। जैसे आपको यह चार्ट नहीं बताया जाएगा जिसे सरकार ने संसद में पेश किया है। इसके अनुसार 2022-23 के दौरान भारत पर जो आंतरिक और बाहरी कर्जा है
वो जीडीपी का 57.3% है। 2013-14 में जीडीपी का 52.2% कर्जा हुआ करता था। यानी भारत पर कर्जा बढ़ा है। आप अपना भी हिसाब लगा लीजिए कि आपका कर्जा कितना बढ़ा है। इसी तरह आपको नहीं बताया जाएगा या उसके असर की चिंता नहीं करने दी जाएगी कि 2022-23 के दौरान भारत का बजट घाटा 17,55,000 करोड़ का हो गया। जीडीपी का 6.4%, जो कि बहुत ज्यादा है, इसे घटाकर 3 से 3.5% पर रखना होता है संसद के बनाए कानून के अनुसार। बजट घाटा क्यों बढ़ रहा है? क्या सरकार का राजस्व संग्रह कम होता जा रहा है? फिर आपको यह नंबर बताया जाता है कि मार्च महीने में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,60,000 करोड़ हो गया। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 16,61,000 करोड़ हो गया। यह सरकार के लक्ष्य से ज्यादा है और वाहवाही है। एक समय था जब मंत्री दावा किया करते थे कि भारत की जीडीपी डबल डिजिट में बढ़ेगी। अब तो ऐसे दावे भी सुनाई नहीं देते। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कह दिया कि आने वाले दशक में भारत की जीडीपी औसत 6.5% की दर से बढ़ेगी। यानी डबल डिजिट नहीं है इसमें। इस रफ्तार से जीडीपी बढ़ेगी तो भारत क्या उन आर्थिक सपनों को हासिल कर सकता है जिसमें आम आदमी अपनी आर्थिक तरक्की को देख सके? जिसका दावा भारत कर रहा है, क्या वो पूरा होगा इस रफ्तार से? सरकार ने अपने दावों के प्रचार से सारी जगहों को भर दिया है, लेकिन जो अलग अलग बातें हो रही हैं उसे ही जानने के लिए आप हमारा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल देखते हैं। जिन्हें नहीं बताया जाता हम उसे बता देते हैं। मेघा मंडाविया का यह लेख वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है, जिसे ट्विटर पर चंद लोगों के शेयर करने के बाद किनारे लगा दिया गया। इसका शीर्षक बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था भीतर से खोखली नजर आ रही है। कभी इसकी अर्थव्यवस्था दक्षिण एशियाई देशों में मजबूत मानी जाती थी, मगर अब इसका भाप निकलने लगा है। भारत एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022 में विकास दर 6.3% थी, लेकिन पिछली तिमाही में 4.4% रह गई। लोगों के उपभोग में कमी आई है, इसे बड़ा कारण बताया गया है। भारत के लोग जो खर्च किया करते थे वह जीडीपी का 60% होता है। पिछली तिमाही में इसमें मात्र 2.1% की वृद्धि हुई। सितंबर की तिमाही में 8.8% की वृद्धि हुई थी। महंगाई और अधिक ब्याज दर के कारण यह गिरावट आई है। गांव में भी खर्च में कमी आ गई है। ब्याज दरों के बढ़ने से घरों में खर्चे घट गए हैं। आयात में कमी आई है, जिसका मतलब है कि घरेलू बाजार में मांग घटी है। अभी तो गर्मी के थपेड़ों से भी चुनौतियां बढ़ेंगी, फसलें बर्बाद होंगी और उनके दाम बढ़ जाएंगे। तो क्या ब्याज दर बढ़ने से, ईएमआई बढ़ने से घरों में खर्चा घट गया है? इस सवाल का जवाब आप जानते हैं। इस कारण से भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अभी हमने अस्पतालों और दवाओं पर खर्चे की बात नहीं की है, हम करेंगे, लेकिन आपकी कमाई का हाल बहुत अच्छा नहीं है। तानिया रॉय की यह रिपोर्ट द वायर में छपी है। दावा किया गया था कि 2014-15 के बाद से प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई है। तानिया ने इस दावे को चेक किया, बताया कि 2014-15 से पहले के वर्षों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय काफी कम है। बिजनेस स्टैंडर्ड को कोट करते हुए तानिया ने लिखा है कि पिछले 5 वर्षों में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 98.5% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2014-15 से पहले के 8 वर्षों के मुताबिक उतनी बड़ी वृद्धि नहीं है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 157% की वृद्धि देखी गई थी। तानिया लिखती हैं कि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय जीवन यापन के स्तर का सटीक पैमाना नहीं है। खास तौर पर इसमें आर्थिक असमानता के स्तर का पता नहीं चलता। अर्थशास्त्री जयती घोष का बयान भी इस रिपोर्ट में है कि जहां वे कह रही हैं कि आप मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं, अगर आप महंगाई की वृद्धि को इस आंकड़े के साथ देखेंगे तो पाएंगे कि यह बढ़ोतरी काफी कम है। असल में अधिकतर भारतीयों की कमाई घट रही है।
आईएमएफ ने कह दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो गदगद हो गए। मगर लोगों की कमाई घट रही है, इस सवाल को ही टाल दिए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े नंबरों में से लोगों के नंबर गायब कर दिए गए हैं। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान घटा दिया है। विश्व बैंक के अनुसार विकास दर अब 6.6% के बजाय 6.3% ही रह सकती है। एडीबी ने पहले विकास दर का अनुमान 7.2% रखा था, अब इसे घटाकर 6.4% कर दिया है। तो मार्केट में डिमांड नहीं है, यह बात मार्केट के लोग जानते हैं। मीडिया में अर्थव्यवस्था को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनमें से एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा है। इस दावे से संबंधित खबरों को निकालकर पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से टारगेट बदल दिया जाता है। कोई मंत्री $5 ट्रिलियन का बोल जाता है, तो कोई मंत्री $10 ट्रिलियन का बोल जाता है, कोई 7 ट्रिलियन का बोल जाता है। सब अलग अलग साल बताते हैं। 16 सितंबर 2022 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि भारत 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, 2047 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 31 जनवरी 2023 को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का बयान छपता है कि भारत 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, 2030 तक 7 ट्रिलियन की। हरदीप सिंह पुरी से 3 ट्रिलियन कम बताते हैं। आज ही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान छपा है कि भारत 2047 तक $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। एक मंत्री के अनुसार भारत 2030 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब आप हिसाब लगाते रहिए। अपना हिसाब आप ना लगा सकें, इसलिए आपको हर दिन कहीं ना कहीं से सांप्रदायिक तनाव की बहसों में उलझा दिया जाता है। देश का हिसाब आप ना लगा सकें, इसके लिए टारगेट बदल दिया जा रहा है। सवाल है कि क्या आप अपने खर्चे का हिसाब जोड़ पा रहे हैं? सरकार जिस आर्थिक खुशहाली का दावा कर रही है, उसके हिसाब से आप कितना खुश हैं, बता दीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।